तो आज मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी है। ये स्टोरी एक विला को लेकर है जिसका नाम विला नविला है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर लोग जाने के बाद वापस नहीं आ पाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इस विला में क्या राज है। ये कहानी शुरू होती है सोशल मीडिया में वायरल हुए एक न्यूज को लेकर, जहाँ पर उस विला को लेकर सवाल उठ रहे थे। 16 नवंबर 2013 में कुछ स्टूडेंट उस विला में गए थे, लेकिन वहां से कोई भी वापस नहीं आ पाए सिवाय एक लड़के को छोड़कर। फिर हम एक फिल्म मेकर को देखते हैं जिसका नाम था डैनियल। वो इस विला नविला को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहा था, इसलिए वो अपने टीम को लेकर उस लड़के के पास पहुंचता है। लेकिन उस विला से वापस आने के बाद उस लड़के को कुछ भी याद नहीं था। इस लड़के का नाम मोहम्मद इज्जत इजुद्दीन था। यहाँ पर चौंका देने वाली बात यह था कि डैनियल जब उस लड़के से उस विला के बारे में पूछता है तो वो लड़का सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि वो अपने पर्सनल लाइफ और अपने फैमिली मेंबर को भी भूल चुका था। इजुद्दीन के मां नूरायती कहती है कि उस दिन वो अपने बेटे को उस विला में जाते हुए देखा था, पर उस दिन वो उसे रोक नहीं पाई और डर के मारे उस विला के अंदर नहीं गई थी, तो इसलिए वो मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है। फिर पुलिस को अगले दिन इजुद्दीन उस विला के बाहर मिलता है। पुलिस ऑफिसर अब्दुल बताते हैं कि 16 दिसंबर 2013 को इजुद्दीन अपने दोस्तों के साथ उस विला में गए थे, पर पुलिस को वहां पर सिर्फ इजुद्दीन मिलता है और वो भी 18 नवंबर को, पर बाकी स्टूडेंट्स उन्हें नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ के कुछ लोकल लोग कहते हैं कि उस विला के आसपास रात में कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देते हैं। वो लोग जब देखने के लिए उस विला की तरफ झांकते हैं तो उन्हें कोई भी नहीं दिखाई देता है। यहाँ पर पुलिस ऑफिसर अब्दुल ये नहीं मानते हैं कि उस विला के अंदर कोई पैरानॉर्मल चीजें हो सकती है। इसके बाद डैनियल और उसके टीम उस विला के सामने जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक गवर्नमेंट नोटिस दिखाई देता है, यानी कि उस बिल्डिंग को तोड़ना था। इस नोटिस में उन वर्कर और सुपरवाइजर का नाम था जो कि इस बिल्डिंग को तोड़ने वाला था। इसमें एक वर्कर जुनेद डैनियल से बात करता है। वो कहता है कि ये विला सच में हॉन्टेड है, क्योंकि वो लोग जब वहाँ पर काम कर रहे थे तो उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रहा था। ये सब वो लोगों को बताना चाहता था, लेकिन उनके बॉस उन्हें बताने के लिए मना करता है। जुनेद फिर डैनियल को अशरफ के बारे में बताता है, क्योंकि उनके पास उस विला के बारे में और भी कई इन्फॉर्मेशन है। फिर अगले दिन डैनियल अशरफ से मिलता है, लेकिन वो अपना फेस वीडियो में दिखाने के लिए मना करता है। डैनियल विला नविला के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई भी प्रोड्यूसर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, और फाइनली यूसुफ नाम का एक प्रोड्यूसर उसे फंडिंग देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद डैनियल उस बिल्डिंग को तोड़ने वाले वर्कर अशरफ और आमिर को बुलाता है उस विला के बारे में उनकी बातें रिकॉर्ड करने के लिए। दोनों फिर उस विला को तोड़े जाने वाली पहली दिन के बारे में बताता है। उस दिन सुपरवाइजर वर्कर सभी उस विला में गए थे और सभी को यहाँ पर पता था कि वो विला हॉन्टेड है, लेकिन पैसों के लिए वो इन बातों को इग्नोर करके अपने काम को आगे रखता है। अशरफ के बातों से हमें पता चलता है कि एक लड़की को इस विला के दीवार में जिंदा दफनाया गया था और एक पूरा फैमिली यहाँ पर मर्डर हुआ था, जिसके बाद से ये विला हॉन्टेड है। ये विला बहुत ही बड़ा था और गवर्नमेंट के अनुसार इस बिल्डिंग को 5 दिन में ही तोड़ना था, पर इस काम को पूरा करने के लिए बस 6 ही लोग थे और अगले दिन जेसीबी आने वाला था इस विला को तोड़ने के लिए, लेकिन तब तक उन्हें पहले दिन हाथ से ही काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद सभी वर्कर उस विला की दीवार को हथौड़े से तोड़ने लगता है। अशरफ फिर अकेला एक दीवार तोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर पहला हथौड़ा मारते ही उस दीवार से खून निकलने लगता है। वो बहुत ही डर जाता है और बाकियों को इस बारे में जाके बताता है, और जब सभी वर्कर वहाँ पर आते हैं तो उस दीवार में कुछ भी नहीं था। सभी को लग रहा था कि अशरफ बहुत ही टेंशन में है और इसलिए उसे ऐसा दिखाई दे रहा है, पर इस घटना के बाद अशरफ वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा था। फिर काम खत्म होने के बाद अशरफ सुपरवाइजर को कहता है कि वो अगले दिन काम में नहीं आएगा, क्योंकि उसे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस हो रहा है। यहाँ पर सुपरवाइजर कहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए वर्कर बिल्कुल कम है और अगले दिन आने के लिए वो अशरफ से बहुत ही रिक्वेस्ट करता है। फिर घर लौटने के वक्त सुपरवाइजर को भी कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे लग रहा था कि उसके कार के पीछे कोई बैठा हुआ है। फिर घर वापस आने के बाद अशरफ अपने वाइफ को इस बारे में बताता है, लेकिन उसकी वाइफ इन बातों को नहीं मानती है। फिर रात में अशरफ को एक सपना दिखाई देता है, जहाँ पर वो देखता है कि कोई आत्मा उसके घर के अंदर आ गया है और इसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। अगले दिन वो काम पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मजबूरी के चलते उसे काम में जाना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास और कोई काम नहीं था। फिर उस विला में पहुंचने के बाद अशरफ और बाकी के वर्कर सभी हैरान हो गए थे, क्योंकि कल उन्होंने जो दीवार तोड़ा था वो बिल्कुल पहले की जैसा हो गया है। वो लोग वहाँ पर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आखिर एक रात में वो दीवार बिल्कुल पहले की जैसा कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद सुपरवाइजर वहाँ पर एक कैमरा लगा देता है ताकि वो देख पाए कि ये सब आखिर कौन कर रहा है। इसके बाद सभी अपने काम में लग जाते हैं और इसी दौरान इज़क नाम की एक वर्कर को वहाँ पर एक बोतल मिलता है,
जो कि वो अपने पास छुपा लेता है। इधर सीईओ के सामने सुपरवाइजर जेसीबी ओनर से बात कर रहा था और उसे पता चलता है कि जेसीबी एक हफ्ते बाद काम में आएगा। इसी दौरान कोई आके सुपरवाइजर को सीईओ से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद सुपरवाइजर को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसे यहाँ पर यह समझ में नहीं आ रहा था कि वो सीईओ से कैसे गिरा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा था कि किसी ने उसके पैर को पकड़ा था। अब इस प्रोजेक्ट को खत्म करने के लिए उनके पास सिर्फ 3 दिन ही बचे थे और सुपरवाइजर काम में नहीं जा सकता था, तो इसलिए वो अशरफ से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा करे और इसके बदले सुपरवाइजर अशरफ को डबल पैसा देने की बात करता है। लेकिन इस विला में जो कुछ भी हो रहा था उससे अशरफ मन बना लिया था कि उस विला में वो काम करने नहीं जाएगा। फिर घर वापस आने के बाद अशरफ देखता है कि उसकी बीवी की अस्थमा प्रॉब्लम और भी बढ़ गई है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। अशरफ के नेबर उससे पैसा मांगने के लिए आता है, जो कि उसने उधार लिए थे। अब इन वजह से अशरफ को उस विला में काम के लिए जाना पड़ता है। विला आने के बाद अशरफ और बाकी वर्कर देखते हैं कि वो दीवार पहले की जैसा हो गया है और कल जो कैमरा सुपरवाइजर लगा के गया था उसमें कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हुआ था। इतने में वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं और उन्हें दिए गए टाइम में काम पूरा करने के लिए कहते हैं, नहीं तो उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। अब इसलिए अशरफ और बाकी के वर्कर्स डिसाइड करते हैं कि आज रात को यहाँ पर रह के इस काम को पूरा करेगा। फिर सभी अपने काम में लग जाते हैं। इधर इज़क और फैजल किसी चीज को लेकर बात कर रहे थे। इज़क फैजल की किसी बात से नाराज हो जाता है और वो फैजल का हथौड़ा उस विला के पुल में फेंक कर चला जाता है। फैजल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपने हथेरों को उस पुल से उठाएगा और इसी बीच कोई आत्मा आके फैजल को अपनी तरफ खींचने लगता है। किसी भी तरह फैजल खुद को चुरा के उस विला के बाहर भागता है। फिर रात में सभी विला के गार्डन में सोने के लिए कैंप लगाता है और वहाँ कुछ जगह पर कैमरा लगा देते हैं। फिर कैंप में किसी बात को लेकर जूनिट इज़क को डरपोक कहता है और इस बात से नाराज होकर इज़क उस विला के अंदर चला जाता है। दिन में इज़क को जो बोतल मिली थी वो उसे वहाँ पर ही किसी जगह छुपा लिया था, लेकिन जब वो उस बोतल को चेक करता है तो वो उसे खाली मिलता है। दूसरी तरफ आमिर अपने कैमरा से उस विला को रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके कंधे में हाथ रखा हो। आमिर बहुत ही जोर से चिल्लाता है, जिसे सुन के अशरफ और बाकी के वर्कर उसके पास आते हैं। फिर विला के अंदर हम देखते हैं कि इज़क कोई रिचुअल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे कोई आत्मा पजेस कर लेती है। अब इज़क के चिल्लाने के बाद सभी उसके पास आते हैं, लेकिन तब तक इज़क बेहोश हो चुका था। फिर अचानक इज़क होश में आता है और वो हवा में उड़ने लगता है। यहाँ पर आमिर इन सभी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा था। फिर अशरफ के कहने पर वो अपने कैमरा छोड़ के इज़क को पकड़ने लगता है और इसके बाद सभी मिलकर प्रेयर करने लगते हैं। यहाँ पर इज़क को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, लेकिन प्रेयर की वजह से इज़क किसी भी तरह अपने रूप में वापस आता है। अब सभी उस विला के बाहर जा रहे थे, लेकिन किसी भी तरह घूम फिर के वो एक ही जगह पर आ रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग घूम फिर कर एक ही जगह पर क्यों आ रहे हैं। अशरफ फिर अकेला उस विला के बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो घूम फिर कर एक ही जगह पर आता है। फिर अचानक वो लोग उनके आसपास एक आत्मा को नोटिस करते हैं, जिसे देखने के बाद वो सभी बहुत ही डर चुके थे। उस आत्मा को देखकर सभी पजेस होकर हंसने लगता है और वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद जब उनको होश आता है तो वो देखता है कि उनके आसपास कोई नहीं है, यानी कि वो लोग अलग अलग जगह पर है। आमिर देखता है कि इज़क उसके पास है और वो पजेस है और वो अजीब तरीके की बिहेव कर रहा था। इधर अशरफ के पास अचानक एक आत्मा आ जाता है, जिसे देखकर वो डर के भागने लगता है। जुनेद को भी एक आत्मा हॉन्ट करता है और उसे हवा में उड़ाने लगता है। वो किसी भी तरह खुद को चुरा के भागने लगता है। फिर फाइनली वो सभी एक जगह पर आके मिलते हैं और इज़क को साथ में लेकर वो सभी उस विला के बाहर आते हैं। यहाँ पर सभी इज़क को लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं और अशरफ एक कैब में बैठकर अपने घर जाता है, जहाँ पर जाके वो देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं है। उसे अपने नेबर से पता चलता है कि उसकी वाइफ उसे ढूंढते हुए उस विला की तरफ गई है। इसे सुनते ही अशरफ तुरंत ही उस विला की तरफ जाने लगता है और रास्ते पर वो आमिर को कॉल लगा के कहता है कि वो विला की तरफ जा रहा है। इधर अशरफ को ढूंढते हुए उसकी वाइफ उस विला के अंदर पहुंच चुकी थी। कैंप में सभी चीजों को देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि अशरफ और बाकी के वर्कर्स उस विला के अंदर काम कर रहा है और तभी उसे अशरफ दिखाई देता है, जो कि उस विला के अंदर जा रहा था। पर यहाँ पर वो अशरफ नहीं बल्कि उसके रूप में एक आत्मा थी। उसी आत्मा को वो अशरफ समझकर उसका पीछा करता है और अचानक उसके पीछे से कोई आत्मा आके अटैक कर देता है। इधर अशरफ उस विला के अंदर पहुंच चुका था। वो अपने वाइफ की आवाज सुनते हुए उस विला की ऊपर वाली फ्लोर में जा रहा था, लेकिन यहाँ पर उसे एक आत्मा हॉन्ट करती है और इस वजह से अशरफ ऊपर की फ्लोर से नीचे गिर जाता है। अब अशरफ को बहुत ही चोट पहुंचता है, लेकिन फिर भी वो अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। फिर अचानक उसे अपना वाइफ दिखाई देता है और वो उसे अपने गले लगा लेता है, पर यहाँ पर उसकी वाइफ पजेस हो चुकी थी और वो उसे हॉन्ट करने लगता है। इधर आमिर और जुनेद एक तांत्रिक को लेकर उस विला के अंदर पहुंच चुके थे। वो लोग देखता है कि अशरफ की वाइफ अशरफ को गला दबा के मारने की कोशिश कर रहा है। फिर किसी भी तरह वो लोग अशरफ को बचाता है और उसकी वाइफ को पकड़ के प्रे करने लगता है, लेकिन वो आत्मा उसे छोड़ नहीं रहा था और उसे हवा में उड़ाने लगता है।
फिर किसी भी तरह वो लोग उसकी वाइफ को पकड़ लेता है और उस तांत्रिक बाबा की मंत्र पढ़ने से उसकी वाइफ वजह से बाहर आती है। कहानी फिर प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर डैनियल बताता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस विला के अंदर गया था, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाई नहीं दी थी। लेकिन जो बात अशरफ और अमीन ने बताया कि वॉल को बार बार तोड़ने के बाद भी वो वॉल अगले दिन बिल्कुल वैसा ही था, इस बात को डैनियल बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था। फिर इसके बाद वो विला के बारे में और भी जानने के लिए वो उस सुपरवाइजर को कॉल करता है, पर यहाँ पर वो सुपरवाइजर डैनियल को सब कुछ ठीक से नहीं बताता है। असली फुटेज के बारे में बात करने पर भी वो सुपरवाइजर इन बातों को झूठ बोलता है और डैनियल की डॉक्यूमेंट्री में उसका नाम मेंशन करने से मना करता है। सुपरवाइजर के मुताबिक उनका नाम सामने आने पर उसके लाइफ के लिए बहुत ही बुरा होगा और यहाँ पर ही ये कहानी एंड होती है। दोस्तों, ये विला नवीला एक रियल इंसिडेंट पर बनाया गया है। ये विला मलेशिया में है और यहाँ के लोग इस विला को बहुत ही मानते हैं। इस कहानी में बताया गया जो वर्कर और सुपरवाइजर था वो सच में गवर्नमेंट के ऑर्डर पर उस विला को तोड़ने के लिए गए थे, लेकिन वो विला हॉन्ट होने के कारण वो उस विला को तोड़ नहीं पाए। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।